मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब आपका, समाज का, पूरे राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के खबरों के मेन्यू में क्या क्या है खास आपके लिए। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के रोटी बेटी और माटी के नारे से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनाव में टॉप पर आ गया है। बीजेपी ने आज 25 संकल्प भी जारी कर दिए। इनमें भी एक एक घुसपैठियों को निकालने और झारखंड में यूसीसी लाने का वादा है। हम बताएंगे कि झारखंड चुनाव में घुसपैठियों के इस मुद्दे में कितना दम है। इसके बाद बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज अचानक दिल्ली दौरे पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी से घंटे भर की मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। यूपी उपचुनाव में 11 दिन बाकी हैं। उसके पहले अचानक दिल्ली का दौरा क्यों, वजह बताएंगे। इसके बाद वक्फ बिल की सियासी गर्मी का अपडेट देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने आज खूब भड़ास निकाली है। साथ ही एक दांव भी खेला। मौलाना ने नीतीश और नायडू को कहा कि मोदी के कैसे भी बिल पास कराने से आप नरेंद्र मोदी को रोको। जलसे में एक टीडीपी नेता भी मौजूद थे। इसके बाद हम आपको महसा अमीनी की याद दिलाएंगे, जिसे ईरान में हिजाब के खिलाफ आवाज उठाने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ईरान में कट्टरपंथी जिद को अब एक कॉलेज की लड़की ने सरेआम अपने कपड़े उतारकर चुनौती दी है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो दिमागी मरीज है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां पर बीजेपी ने रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में बीजेपी सरकार इस नए नारे के साथ अपने 25 संकल्पों का पत्र आज जारी कर दिया। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के एक एक संकल्प अपनी चुनावी रैली में दोहराए भी हैं। बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला कार्ड भले ही पश्चिम बंगाल में नहीं चला हो, उसका यूसीसी कार्ड भले ही कर्नाटक में नहीं चला, लेकिन पार्टी की अपनी लाइन आज स्पष्ट कर दी गई है कि ये दोनों ही मुद्दे उसके कोर एजेंडा में हैं। और चुनाव में जीत मिले या ना मिले, वो अपने हार्डकोर एजेंडे पर डटी रहेगी। यानी यूसीसी को पूरे देश में लागू कराकर ही रहेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा वो आगे भी उठाती रहेगी। बीजेपी ने झारखंड के संकल्प पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ की रोकथाम को 7वें और यूसीसी को 23वें नंबर पर रखा है। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ साफ कहा है कि झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कानून बनाकर घुसपैठियों से जमीन वापस आदिवासियों को दिलाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासियों से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा ना मिल पाए। बीजेपी उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल बीते कई विधानसभा चुनावों में भी अपने मैनिफेस्टो में रख चुकी है। उसी पैटर्न पर झारखंड में भी उसने यूसीसी का वायदा दोहराया है। संकल्प पत्र में कहा गया है, सरकार बनने पर झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज वन विभाग के छोटे छोटे मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। आज झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में साफ साफ संकेत दिए कि बीजेपी ये सारे मुद्दे आगे भी फ्रंट पर ही लेकर चलेगी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर झारखंड की रोटी बेटी और माटी, इन तीनों को ही अवैध घुसपैठियों के हवाले कर देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इन तीनों की रक्षा के लिए झारखंड में बीजेपी की सरकार लाना बेहद जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठिए हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी तीसरी शादी करते हैं, झारखंड की जमीन कब्जा रहे। आप सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा।
हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा इसके पहले असम और पूर्वोत्तर राज्यों में उठाती रही है, जिसका उसे फायदा भी मिला है। बंगाल में जरूर ये मुद्दे सत्ता नहीं दिला पाए, लेकिन पार्टी का वोट ग्राफ उठाने में काफी कारगर रहे। इसीलिए झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही बीजेपी के रणनीतिकार हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह पर घुसपैठियों का नाम है। निशाने पर हेमंत सोरेन। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। वहीं अमित शाह ने आज झारखंड की तीनों रैलियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की और यूसीसी लाने की बात कही है। आखिर क्यों अवैध बांग्लादेशी झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा है? घुसपैठी आदिवासियों के अधिकार कैसे हड़प रहे हैं? इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में बांग्लादेशी घुसपैठी किसी पार्टी का सुरक्षित वोट बैंक है? क्या वाकई ये घुसपैठी झारखंड के सत्ता समीकरण तय करते हैं? कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को अवैध बांग्लादेशियों यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ माना जाता रहा है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, जिन्हें आप इस नक्शे में देख रहे हैं। साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। दावा है कि यहां संथाल आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है और उनकी जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठिए तेजी से बढ़ रहे हैं। डेमोग्राफी बदलती जा रही है। संथाल आदिवासियों की संख्या घटने और इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने के आधिकारिक आंकड़े भी हैं। डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव चौंकाने वाला है। 1951 की जनगणना में संथाल परगना क्षेत्र में हिंदू आबादी 90.37% थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 67.95% पाई गई है। 1951 में यहां मुस्लिम आबादी 9.43% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई है। 1951 में यहां पर ईसाई आबादी सिर्फ 0.18% थी, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 4.21% पाई गई है। वहीं आदिवासियों की बात करें तो इनकी संख्या 1951 में 44.67% थी, जो 2011 में काफी ज्यादा घटकर 28.11% रह गई है। यानी संथाल परगना में हिंदू आदिवासी घटते गए और दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाई आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घटने के पीछे धर्मांतरण और पलायन को वजह बताया था। यह भी माना था कि 6 में से 2 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यह भी सामने आया था कि इन 6 जिलों में एक ही संप्रदाय के टोले बन गए हैं, जहां से आदिवासियों के सामने पलायन की स्थिति है। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है। इस घुसपैठ से डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी सिमट रहे हैं। झारखंड के रास्ते घुसपैठिए अन्य राज्यों में भी घुस सकते हैं। कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में दावा है कि ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास नागरिकता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, जिनसे उनकी पहचान कर पाना अब आसान नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों से शादी करके अपनी पहचान बदल रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर हक जमा रहे हैं और आदिवासी का दर्जा हासिल कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) की गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में भी संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा है। इसमें डेमोग्राफी में आए बदलाव का ब्यौरा है। बताया गया है कि घुसपैठिए आदिवासी संस्कृति को बदल रहे हैं। सुनियोजित ढंग से आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनके मकान और जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी हो सकती है, इसे लेकर अनुमानित आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, ना ही बताया गया है। अब घुसपैठ का मुद्दा उठाने और आदिवासियों की चिंता करने के सियासी अर्थ भी समझिए। हेमंत सोरेन इसी संथाल परगना की बरहेट सीट से जीतकर तीसरी बार सीएम बने हैं। उनके पिता भी यहीं से जीतते थे। 2019 के चुनाव में संथाल परगना की 18 में से 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जीती थी,
बात 18 नहीं लगभग 30 सीटों की है, जहां पर संथाल आदिवासियों का वोट जीत या हार तय करता है। अब सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को क्या जवाब दिया है, आपको वो भी सुना देते हैं। सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और यूसीसी के मुद्दे पिछले चुनावों की तरह झारखंड में भी नहीं चलेंगे और इन्हें उठाकर बीजेपी फिर पछताएगी। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता, और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पेशा कानून होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं, झारखंड में बीजेपी ने जो 25 चुनावी संकल्प लिए हैं उनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने और यूसीसी लाने के अलावा और क्या क्या खास है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है। इसमें गोगो दीदी योजना है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर और दिवाली रक्षाबंधन पर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब बच्चियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की जाएगी। युवा साथी भत्ता के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 2,87,000 नौकरियां भरी जाएंगी जो सरकारी पद खाली हैं। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सेवा एकदम फ्री रहेगी, मुफ्त। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वायदा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए सहायता दी जाएगी। जमशेदपुर में बिरसा मुंडा स्मारक बनेगा। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताकि झारखंड में उसको जीत मिल सके। वैसे जनहित में 2 दिन पहले हमने फ्री बीज पर आपको लीड स्टोरी दिखाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सरकार, कर्नाटक सरकार को डांटा था। उसके बाद रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी हुई थी। बीजेपी ने झारखंड मैनिफेस्टो में भी आपने देख लिया कि बहुत कुछ फ्री देने के वायदे हुए हैं। देर सबेर फिर बहस हो सकती है कि क्या ये फ्री बीज नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए हर रोज बयानों की जंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। उसके रोज रोज नए नए वर्जन अब तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन नारों पर बाद में आएंगे। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बस 11 दिन के बाद उपचुनाव हैं, तो इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच सीएम योगी दिल्ली क्यों आए? ऐसा क्या खास है? मुख्यमंत्री योगी के अचानक दिल्ली आने की खबर दोपहर को लगी। शाम को 4:06 पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे। यूपी सदन में वो पूरे 1 घंटे रहे। इसके बाद 5:07 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। सिर्फ 5 मिनट में यानी 5:12 पर योगी की कार प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गई। पीएम मोदी से योगी की यह मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटे चली। शाम को ठीक 6:30 बजे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के आवास से बाहर निकले। पीएम आवास से निकलकर योगी 8 मिनट में यानी कि 6:38 पर सीधे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। यहां पर योगी और नड्डा की मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली। रात को 7:45 पर योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के आवास से रवाना हुए। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं तो निकालने वाले कई तरह के सियासी मायने निकालने लग जाते हैं, लेकिन 4 जून के लोकसभा नतीजों के बाद योगी का इस तरह ये पहला दौरा है जिसमें कोई सरकारी मीटिंग नहीं है, बल्कि वो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से ही मिलने के लिए पहुंचे। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मुलाकात में यूपी को लेकर सियासी चर्चा भी थी। मोदी और योगी ने यूपी उपचुनावों को लेकर बातचीत की। सीएम योगी ने यूपी के विकास योजनाओं पर चर्चा की है। पीएम को 2025 कुंभ की तैयारियों पर उनकी ओर से जानकारी भी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे के पास आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ विशाल मौजूद हैं।
1 घंटे से ज्यादा की यह मुलाकात, क्या क्या बातचीत हुई है, अंदर की क्या खबर है विशाल, जिसके बारे में आप जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। चित्रा, देखिए ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 4 जून को जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये पहली प्रॉपर मुलाकात कही जा सकती है जो 1 घंटे से ज़्यादा चली है। क्योंकि हालांकि इस दौरान कई अलग अलग कार्यक्रमों में मंच पर और कई जगह ऐसी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये मुलाकात 4 जून के बाद पहली बार मानी जा रही है और इसमें यूपी उपचुनाव से लेकर जो उत्तर प्रदेश की सियासी स्थितियाँ हैं उन पर भी चर्चा हुई होगी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होना है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। और इसके साथ ही क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जितनी उम्मीद बीजेपी को थी उस तरह से यूपी में सीटें नहीं आई, तो उपचुनाव में बीजेपी वापसी की उम्मीद देख रही है। तो इन चुनाव की रणनीति को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई हो सकती है। और इसके साथ ही साथ तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी बातचीत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री लेकिन योगी एक बात आदित्यनाथ के विशाल बीच में हुई जिसको है। समझना लेकिन होगा, इस बात यह है अचानक कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, उसके बाद पीएम आवास जाना, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। चूंकि कुंभ में अभी टाइम है, उसके पहले उपचुनाव है, 9 सीटों को लेकर जोर है, जिसको लेकर अलग अलग तरह के नारे दिए जा रहे हैं। और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अचानक से उनका दिल्ली आना ये अप्रत्याशित है, क्योंकि पहले से अगर मुलाकात की बातें होती है तो वो मीडिया की जानकारी में रहती है। लेकिन आज जिस तरह से योगी दिल्ली पहुंचे, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई है और क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, ये इसमें उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और जेपी नड्डा से ठीक बाद मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से। तो जेपी नड्डा से मिलना, यूपी के उपचुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा करना, कैसे उपचुनाव में बीजेपी चुनाव जीतेगी इसको लेकर बातचीत करना, ये कहा जा सकता है क्योंकि उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया और बीजेपी हर हाल में 9 में से अधिक सीटें यूपी में जीतना चाहती है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में 5 सीटें समाजवादी पार्टी 9 में से जीती थी 2022 के चुनाव में, बाकी 4 बीजेपी के सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के खाते में है। तो बीजेपी ये चाहती है अगर 27 के चुनाव में दमदारी से वापसी करनी हो तो उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ ये दिखाना होगा कि बीजेपी वापसी कर चुकी है यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद से। और इसीलिए यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और पीएम के साथ जो मुलाकात हुई है, सूत्र बता रहे हैं तमाम विकास परियोजनाओं से लेकर कुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन अंदर और क्या क्या बात हुई है, विशाल की नजर आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि अप्रत्याशित ये दौरा। और आपको बता दें, कल ही केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनकी ओर से कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की जो लाइन है, बटोगे तो कटोगे, ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। इस तरह की भी खबरें हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले बात अब उस नारे की जिसका जवाब तैयार करने के लिए समाजवादी पार्टी में रेस लगी हुई है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता हर रोज नारों में थोड़ा थोड़ा संशोधन कर रहे हैं और उनके पोस्टर छपवाकर चिपकाते हुए चले जा रहे हैं। इसको लेकर यूपी की सियासत कैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, देखिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी पोस्टर वॉर में हर रोज एक पोस्टर जुड़ता जा रहा है। पहले सीएम योगी आक्रामक थे, अब समाजवादी पार्टी भी तेवर दिखा रही है। सीएम योगी के मटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में जिस नए पोस्टर की एंट्री हुई है वो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिखा। पोस्टर पर लिखा था, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के महाराजगंज के नेता अमित चौबे के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। आज से 2-3 दिन पहले भी अमित चौबे ने एक और पोस्टर लगाया था और वो पोस्टर भी सपा दफ्तर के बाहर ही लगा है। उस पोस्टर को भी हम आपको दिखाएंगे। वो पोस्टर है 27 के सत्ताधीश, जो कि उनके जन्मदिन पर एक नारा दिया गया था और उसके बाद नीचे लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। पोस्टर के जरिए छोटे छोटे नेता भी राजनीति चमका रहे हैं, बड़े नेताओं की नजर में नंबर बढ़ा रहे हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के महाराजगंज के नेता अमित चौबे ने लगाया है। ये वही अमित चौबे हैं जिन्होंने 2 दिन पहले 27 के सत्ताधीश, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, इस नाम से पोस्टर लगाया था। उत्तर प्रदेश को बांटने, खून खराबे की राजनीति करने के लिए ये महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान पे समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, उन सबकी भावनाओं को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का कार्य किया।
दरअसल 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां सियासी होड़ में आगे बढ़ना चाहती हैं। पोस्टर वॉर के जरिए दांव पेच चले जा रहे हैं, माहौल भी बनाया जा रहा है। लखनऊ में जब नया पोस्टर लगा तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। अखिलेश इन पोस्टरों से वही तनाव उतार रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि तनाव में तो बीजेपी है, जो जानती है कि ग्राउंड लेवल पर उसने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के नारे सामने ला रही है। बांटेंगे, काटेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब हिंसक नारे और इस तरह की मानसिकता कोई नई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा है, तो हम उनको रोज याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र है, आप चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, आज हैं कल कुर्सी नहीं होगी। अखिलेश ने कल ही बीजेपी के नारे को निराशा का प्रतीक कहा था। यूपी के नारे बिहार तक गूंज रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी इस बार अपने नारों से वोटरों को बांट नहीं पाएगी। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे। यूपी उपचुनाव में किसका नारा भारी पड़ेगा, ये 23 नवंबर को नतीजों के दिन पता चलेगा। चुनाव में अब 2 हफ्ते भी नहीं बचे, संभव है तब तक और भी नए नारे और पोस्टर आ जाएं। उधर महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है कि सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला वाकई मानसिक रोगी है भी या नहीं। महिला ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर योगी को धमकी दी थी। फोन टैप करके एटीएस ने उसे घर से हिरासत में ले लिया। अब मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज आते ही मुंबई से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर सीएम योगी को धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने एटीएस की मदद से जांच शुरू की तो शक की सुई उल्लासनगर जाकर टिक गई। एटीएस ने सबसे पहले उस महिला को हिरासत में लिया जिसने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में ली गई 24 साल की महिला का नाम फातिमा खान है। महाराष्ट्र एटीएस उल्लासनगर में उसके घर पहुंची, जहां उसके साथ वहीं पर पूछताछ की गई। फिर उसे लोकल पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां भी पूछताछ हुई। बाद में उसे वर्ली पुलिस मुंबई लेकर आई। पूछताछ के बाद महिला को नोटिस दिया गया है। परिजनों की माने तो हिरासत में ली गई महिला की मानसिक हालत कमजोर है। पुलिस उसका मेंटल चेकअप भी करवाएगी। दरअसल शनिवार शाम मुंबई ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर अज्ञात नंबर से सीएम योगी को धमकी दी गई थी। धमकी देने वाली महिला ने कहा था कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। धमकी भरा मैसेज आते ही योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई और यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद रहती है। सीएम योगी जो हैं वो उनके सुरक्षा में जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि जो एनएसजी कमांडो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इन कमांडोज के पास आतंकियों से निपटने के लिए काफ़ी जो आधुनिक हथियार हैं वो होते हैं। धमकी मिली तो बीजेपी ने कहा कि सीएम योगी ने बड़े बड़े माफियाओं को परलोक पहुंचा दिया। कुछ कायर धमकियों से योगी को डरा नहीं सकते। ये कुछ कायर अपराधी इस तरह से धमकी दे करके डराने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, इस धमकियों से कोई असर नहीं होता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को बिल में दुबकने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस ने भी सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुरक्षा पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। सीएम योगी पहले से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। यूपी में माफियाओं के खिलाफ कड़े तेवर के चलते पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई पुलिस की जांच जारी है। आरोपी महिला से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। और अब आपको एक झलक वायनाड उपचुनाव की भी दिखा देते हैं। दादी का चुनाव क्षेत्र, पिता की विरासत, गांधी परिवार के ये पारिवारिक इमोशनल कार्ड अब तक आपने अमेठी रायबरेली में खूब देखे हैं। अब वायनाड भी इस लिस्ट में आ चुका है। कल तक प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए भावुक अपील करती हैं। अब राहुल गांधी वही सब कुछ वायनाड में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने पहले बहन प्रियंका अपने राहुल भैया के लिए यूपी में प्रचार कर रही थी। एक साथ लड़ना है और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है। आज उनके भाई राहुल अपनी बहन के लिए प्रचार करने पहुंचे। I am lucky to have her as a sister. Now you are also lucky to have her as a sister. I am confident that you now have the best possible MP that you could get. अपनी बहन की तारीफों के पुल बांधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो हमेशा ही प्रचार करती थी। ये पहली बार है जब वो खुद चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। Campaign, father's campaign. My sister has always been the campaigner. She has never stood for election. रोड शो के बाद भाई बहन के भाषण में प्रियंका ने वायनाड के लोगों को अपना बताया। So my sisters and brothers of Wayanad, stand with us today in this fight as you have done before. जिस तरह प्रियंका ने अमेठी में राहुल और वहां के मतदाताओं के बीच रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, उसी तरह राहुल ने भी वायनाड की जनता से प्रियंका का जुड़ाव करवाया। She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. रायबरेली और अमेठी के बाद अब वायनाड की गिनती भी कांग्रेस की परंपरागत सीटों में होने लगी है। भाई राहुल भी चाह रहे होंगे कि बहन को यहां से रिकॉर्ड जीत मिले, इसीलिए प्रचार भी उसी स्तर पर किया जा रहा है। 25 नवंबर से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है। वक्फ बिल पर हंगामा तय माना जा रहा है। आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने भी अपना एजेंडा आगे रखा। मौलाना मदनी ने तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सीधी अपील कर दी कि यही वक्त है, बिल रोककर अपनी ताकत बता दो। लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की हैं, जहां जमीयत उलेमाए हिंद ने संविधान संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग उमड़ पड़े। नारे तकबीर। जमीयत के इस आयोजन में जुटे मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर शुरू की तो जलसे का असल मकसद सामने रखते हुए मदनी ने वक्फ संशोधन बिल के मुखालफत के साथ केंद्र सरकार पर एक साथ कई हमले कर दिए। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं। अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? जलसे के दौरान मौलाना मदनी ने बुलडोजर एक्शन के बहाने योगी सरकार और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर भी मुसलमानों से भेदभाव करने का आरोप लगा डाला। आप कानून के खिलाफ होने पर बुलडोजर चलाते हैं। 95% घर मुसलमानों के हैं। गलती इस एक आदमी से हुई, आप पूरे मकान को गिरा दें, माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है?
खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं, हम जिंदा हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने वक्फ बिल के मुद्दे पर एनडीए की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को भी बिल के खिलाफ वोट करने और जमीयत के साथ आने की अपील कर दी। कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? हालांकि मदनी के इस न्योते पर टीडीपी और जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जमीयत का ये दावा बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है कि इसी महीने पटना में और दिसंबर में आंध्र प्रदेश में होने वाले जमीयत के सम्मेलनों के न्योते को नायडू और नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में अजित पवार ने एक तो बीजेपी और शिवसेना की मर्जी के खिलाफ नवाब मलिक को टिकट दिया। अब लगता है नवाब को खुलकर भरने की भी छूट दे दी है। चुनाव प्रचार के बीच बीच में नवाब मलिक विरोधियों के साथ अब बीजेपी और शिंदे शिवसेना को भी चैलेंज कर रहे हैं। कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। आखिरी वक्त में मुंबई की मानखुद शिवाजी नगर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करके महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में एंट्री करने वाले नवाब मलिक ने बिना देर किए साफ कर दिया कि वो बतौर एनसीपी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे रहेंगे, चाहे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट कितना भी दबाव डाले। हमारी पार्टी का एक सामूहिक निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैंने नामांकन भरा है, अब नामांकन वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल नवाब मलिक के नाम पर बीजेपी की नाराजगी को देखते हुए अजित पवार ने नवाब की मौजूदा सीट अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी को टिकट दिया, लेकिन बाद में अजित पवार ने नवाब मलिक को भी नामांकन खत्म होने से ठीक पहले मानखुद शिवाजी नगर सीट से समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के खिलाफ टिकट देकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे दोनों को सकते में डाल दिया, क्योंकि इसी सीट से शिवसेना शिंदे गुट के बुलेट पाटिल महायुति के प्रत्याशी हैं। लेकिन नवाब बोल रहे हैं कि जिसे चुनाव लड़ना है लड़े, मानखुद सीट पर उन्हीं की जीत होगी। यह मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, मुझे भारतीय जनता पार्टी हराना चाहती है, लेकिन लोग मुझे जिताना चाहते हैं। मुझे शिवसेना हराना चाहती है, लेकिन लोग मुझे जिताना चाहते हैं। ये शिंदे साहब की, आपको मैं बता दूं, मुझे जितना दबाएंगे उतनी ताकत से मैं उछलूंगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा। वहीं महायुति के दोनों दल, खास तौर पर बीजेपी, पहले नवाब मलिक पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए उनसे किनारा कर चुकी है, लेकिन नवाब मलिक ने भी गठबंधन को किनारे रखकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवाब मलिक तो जेल में जाके आए, मनी लॉन्ड्रिंग, जो देश के दुश्मन है उनकी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा है। मुझे जिस तरह से अंडरवर्ल्ड लिंक से जोड़ा जा रहा है, लोग मुझे विधानसभा के भीतर तो देशद्रोही बोल चुके हैं, लोग मुझे गद्दार बोल रहे हैं, लोग मुझे आतंकवादियों से मेरा संबंध जोड़ रहे हैं। हम वो सारे लोग जो इस तरह की मनगढ़ंत आरोप मुझ पे गढ़ रहे हैं, उन पे हम कार्रवाई करेंगे। नवाब मलिक के बयानों से साफ है कि वो अजित पवार की शह पर ही उनके सहयोगियों को आंखें दिखा रहे हैं और नवाब को हटाने की बीजेपी शिवसेना शिंदे की पावर पॉलिटिक्स भी पवार पर काम नहीं आ रही। महाराष्ट्र से आपको लेकर आते हैं बिहार, जहां पर चुनाव तो अगले साल होने हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया है। इसमें उन्होंने पूरी 110 वारदातों की लिस्ट लिखकर नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाए हैं। जवाब में बीजेपी और जेडीयू ने लालू राज के पुराने लॉ एंड ऑर्डर के किस्से निकालकर सुनाने शुरू कर दिए। बिहार में किसकी दिवाली मन रही है और किसका दिवाला निकल रहा है, ये सवाल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाया है। नीतीश सरकार से पूछा है कि बिहार में तो अपराधियों की दिवाली है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पूरा क्राइम बुलेटिन ही जारी कर दिया। इसमें उन्होंने 110 वारदातों का जिक्र किया है और तंज कसते हुए कहा कि खबरदार किसी ने भी इसे जंगल राज कहा तो। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है।
तेजस्वी यादव ने सुशासन के दावे पर सवाल उठाए तो सियासी गर्मी बढ़ गई। जेडीयू ने कहा कि चुनाव है तो तेजस्वी लिस्ट जारी कर रहे हैं। नीतीश सरकार में किसी अपराधी को सियासी संरक्षण नहीं मिलता। नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए सरकार में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। क्राइम तो दुनिया में कहीं हो सकता है, लेकिन क्राइम होगा तो उस पर एक्शन होता है और कार्रवाई होती है। कभी भी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन किसी भी अपराधी को सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लिहाजा आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी जब भी कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं, बीजेपी लालू राज की याद दिला देती है। 110 अपराधों की लिस्ट पर भी बीजेपी ने तेजस्वी को घेरा और कहा कि कितने भी गलत आंकड़े दिखाएं, जंगल राज का टैग तो लालू परिवार पर ही चिपका रहेगा। तेजस्वी यादव जी, आप कितने भी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर लें, जंगल राज का टैग आपके परिवार के नाम से ही चिपका है, चिपका रहेगा। लोगों के मन में एनडीए का सुशासन अब घर कर चुका है। दाऊद इब्राहिम को पार्टी ज्वाइन करा लें, चाहे आप शहाबुद्दीन के बेटे को पार्टी ज्वाइन करा लें, आपकी पार्टी को बिहार की जनता समझती है कि आप किस तरह के लोगों को ज्वाइन कराकर बिहार को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कम से कम अपराध के विषय बोलने का तो आपका मुंह नहीं ही है। हाल ही में बिहार में जब एक के बाद एक कई वारदातें हुई तो नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। सुशासन बाबू ने अधिकारियों के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग भी की, लेकिन अब तेजस्वी ने जिस तरह से सवालों की बौछार की है, उससे साफ है कि उपचुनाव में ये मुद्दा सरकार के सामने संकट खड़ा कर सकता है। अगले 48 घंटों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा है। परसों अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की फाइनल वोटिंग होगी। अगले कुछ मिनट हम आपको अमेरिका चुनाव से जुड़ी आपके हित की खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले वहां का अपडेट जान लें। अमेरिका में फाइनल वोटिंग से पहले अभी एडवांस वोटिंग चल रही है और उसमें अब तक करीब 7.5 करोड़ लोग अपने वोट डाल चुके हैं। यानी अब तक 30% से ज्यादा वोटर्स ने अमेरिका में मतदान कर लिया है। लेकिन असली लड़ाई 2 दिन के बाद ही होगी और उसी के लिए दोनों पार्टियां दिन रात एक कर रही हैं। ट्रंप और कमला हैरिस इस वक्त सबसे ज्यादा जोर उन राज्यों में लगा रहे हैं जहां पर वोटर्स ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हैं जहां वोटिंग से 2 दिन पहले तक किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इन 7 राज्यों को स्विंग स्टेट कहते हैं, यानी वो स्टेट जो किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं। वो किधर झुकेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। वोटिंग से 2 दिन पहले तक इन 7 राज्यों की कई सर्वे रिपोर्ट सामने आई, पर किसी भी रिपोर्ट में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है। और अब देखिए लड़ाई के आखिरी राउंड में किसके तेवर कैसे हैं। ट्रंप के चुनाव कैंपेन में आक्रामकता और आत्मविश्वास ज्यादा है, वहीं कमला हैरिस अब अपने इमोशंस आगे लेकर चुनाव में प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं। कमला हैरिस ने चुनावी कैंपेन में अपनी मां के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला है। कमला हैरिस की मां भारत से थी। अब चुनाव से पहले हैरिस भी अपनी मां और भारत के बारे में खूब बातें कर रही हैं। कमला की ये नई सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने अपनी मां के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की है। इसी के साथ उनकी ओर से लिखा गया है, मेरी मां डॉक्टर श्यामला गोपालन हैरिस 19 साल की उम्र में भारत से अकेली अमेरिका आई। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने मुझे वो बनाया जो आज मैं हूं। कमला की विरोधियों का आरोप है कि वो मां और भारत का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ भारतीय अमेरिकियों के वोटों के लिए किया है। AFP की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इस पूरे कैंपेन में कमला हैरिस ने ट्रंप के बाद अगर सबसे ज्यादा बार किसी का नाम लिया है तो वो उनकी मां है। कमला हैरिस अगर एशियन वोटर्स को साध रही हैं तो उसकी वजह भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय अमेरिकियों का वोट बैंक जो परंपरागत रूप से डेमोक्रेट्स के साथ था, वो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की ओर शिफ्ट हो रहा है। देखिए। You know, growing up, I saw how hard my mother worked to give her daughters the same chances our country gave her. 24 घंटे पहले कमला हैरिस के इस बयान के कई मायने हैं। ये बातें बोलकर उन्होंने न सिर्फ अपनी मां और एक भारतीय महिला को महान बताया, बल्कि साथ साथ अमेरिका को भी ग्रेट कहा। कहा जाता है कि अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग ज्यादातर डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। इसके पहले ओबामा हो या बाइडेन, सबको भारतीय मूल के लोगों का भर भर के वोट मिला। लेकिन इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक पिछले 4 सालों में डेमोक्रेट्स का वोट बैंक 10% कम हुआ है और वो वोट खिसक कर डोनाल्ड ट्रंप की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए ट्रंप भी मौके को लपकने के लिए भारतीयों की खूब तरफदारी करते हैं। टैक्स और टैरिफ को लेकर भारत की आलोचना तो करते ही हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया।
क्योंकि भारत के पीएम की बुराई से जो वोट्स उनको मिल रहे हैं वो भी उनके हाथ से जा सकते हैं। मैक्सिको से आए लोगों के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा बाहरी देशों के लोगों में भारतीय ही हैं। हम वहां सिर्फ नौकरी नहीं करते, उन्हें नौकरियां भी देते हैं। इसीलिए भारतीयों का वोट और सपोर्ट अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि भारतीयों को साधने का मौका कोई नहीं छोड़ता। किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। मैरीकॉम फिल्म का ये डायलॉग ईरान की कट्टरपंथी सरकार पर फिट बैठता है। हिजाब पर ईरान का रूढ़िवादी नजरिया अब उसके गले की फांस बन रहा है। खबरें हैं कि वहां की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को गलत तरीके से हिजाब पहनने पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने यूनिवर्सिटी के बाहर कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिस ईरान में लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी है, जिस ईरान में लड़कियां टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, उसी ईरान में ये लड़की अंडरगारमेंट्स पहनकर बैठी है। बिना कपड़ों के बैठी ये लड़की ईरान की मशहूर इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। खबरें हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले तक इसने भी हिजाब पहना था, लेकिन वहां की लोकल अथॉरिटी को इसके हिजाब पहनने का तरीका ठीक नहीं लगा, जिसके बाद लड़की को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि इस लड़की ने अपना आपा खो दिया और कपड़ों को लेकर हुई प्रताड़ना के बाद इसने अपने बदन से कपड़े ही उतार दिए। दावा है कि इस लड़की ने प्रताड़ना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अपने कपड़े उतारे और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए विरोध करने लगी। कुछ देर तक चले इस हंगामे के बाद लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। खबरें हैं कि उसे किसी अनजान जगह पर लेकर जाया गया। अभी तक इसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इधर यूनिवर्सिटी ने लड़की को पागल करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इससे ईरान में हिजाब को लेकर हो रही प्रताड़ना पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। महसा अमीनी की मौत को अभी 2 साल ही हुए हैं। अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिला दें कि 22 साल की महसा अमीनी को भी ईरान की पुलिस ने हिजाब न पहनने को लेकर अरेस्ट किया था। इसके ठीक 3 दिन के बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। खबरें थी कि उस 22 साल की लड़की को पुलिस ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। महसा की मौत के बाद ईरान में हिजाब के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन 2 साल बाद भी ईरान में हिजाब वाली प्रताड़ना जस की तस बनी हुई है। हालांकि नए दौर की लड़कियां खामनेई की कट्टरपंथी सरकार को समय समय पर चुनौती देती रहती हैं। और अब जनहित में देश के 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था की बात करते हैं। आज सनातन धर्म से जुड़ी 2 खबरें सुर्खियों में रहीं। भाई दूज के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी केदारनाथ के कपाट बंद हो गए। अब अगले 6 महीनों तक मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर कुंभ के लिए देश भर के साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज से प्रयागराज में संतों का आना शुरू हो गया। अगले साल 14 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। इन 2 तस्वीरों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। आज जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे थे, वो क्षण भावुक कर देने वाला था। चूंकि आपकी और हमारी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं कि हम उस क्षण का साक्षी बन पाते, इसलिए टीवी और मोबाइल स्क्रीन के उस पार से ही इस पल का आनंद लीजिए। अब अगले 6 महीनों के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं। सुबह 8:30 बजे 15,000 लोगों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट बंद हुए। आर्मी के बैंड की ये धुन वहां मौजूद लोगों को और भी ज्यादा उत्साहित कर रही थी। इस बार केदारनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अब अगले 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, जो सीधे अगले साल के मई महीने में खुलेंगे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली मंदिर से निकल चुकी है। अब अगले कुछ दिनों तक ये डोली उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर जाएगी। ठंड का सीजन आते ही अब 4 धाम यात्रा तो बंद हो गई,
लेकिन इस बार सनातन प्रेमियों के लिए कुंभ की रौनक भी रहेगी। प्रयागराज में इसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे शाही जुलूस के साथ साधु संतों ने प्रयागराज में प्रवेश किया। जूना और किन्ना अखाड़े के संत भी कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसी खबर के साथ जनहित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।